Welcome student in the new lecture of your zoology online classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. हम लोगों ने पिछले कुछ सीरीज से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था और उस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी में कुछ टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेडिकल पर्पज़ से भी और एकेडमिक पर्पज़ से भी। उसी में सीक्वेंशियल जब हम लोग चलते हैं तो एक क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन से पॉसिबल होता है, दूसरा क्वेश्चन जो दो अलग अलग टॉपिक को लिंक्ड करता है वह होता है हार्मोनल रेगुलेशन। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका अपना रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसके अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं और उसी में एक नाम आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स का, जिसका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। आज के लेक्चर में हम लोग उसी स्टेप पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं जिसका ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम पर और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में मेजर रोल होता है। प्लस आज हम और भी कुछ बातें करेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कितने तरह के डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मेहनत आपकी लगेगी, सपना डॉक्टर बनने का है विथ मोर देन 700 प्लस मार्क्स इन योर नीट एग्जाम एंड मोर देन 350, श्योरली 350, मोर देन 350 इन बायोलॉजी। अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो जरूर ही आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं जिनका की रोल बॉडी में होता है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस उसी टॉपिक को कर रहे हैं, रोल ऑफ, आप देखिए ध्यान से, रोल ऑफ GIT। GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। GIT हार्मोन्स इसको कहा जाता है, आप GIH भी लिख सकते हैं इसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। किस में हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं? तो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं उनका डाइजेशन की प्रोसेस में क्या रोल होता है। अब फर्स्ट पूरा का पूरा फोकस 2 से 3 मिनट के लिए इस डायग्राम पर रखिएगा, कहीं भी नहीं देखना, सिर्फ इसको आपको देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक सेंसिटिव रीजन है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम का काफ़ी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा कि हार्मोन के रेगुलेशन को आप इजीली 2 मिनट में याद कर सकते हैं, वह ये स्ट्रक्चर है। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ईसोफेगस का आता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ये ईसोफेगस एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम स्टमक है। फिर आप आगे बढ़िए तो स्टमक का ये लास्ट पार्ट पाइलोरिक स्टमक का होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये पाइलोरिक स्टमक का है। और पाइलोरिक स्टमक नीचे खुलता है एक सी शेप्ड के ट्यूब में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। सी शेप्ड की ट्यूब है, सी के आकार की ट्यूब है। और इस पाइलोरिक स्टमक के आगे जो सी के आकार की आप ये ट्यूब देख रहे हैं, यह ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है और 0.25 मतलब जो मीटर होता है ना, 25 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। 0.25 मीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर लेंथ का। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डिओडिनम। बस इतना ही स्ट्रक्चर याद रखना है कि ऊपर की तरफ से फूड पाइप आएगा, नीचे हमारे इस डायफ्राम के नीचे स्टमक में खुलेगा। स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक स्टमक का होगा। ये पाइलोरिक स्टमक आगे की तरफ एक सी शेप्ड, सी के आकार की ट्यूब में खुलेगा जिसका नाम डिओडिनम होगा। और यह डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 लिम्ब्स हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब।
देखिए यहाँ से अपर लिम्ब है और इसके नीचे लोअर लिम्ब है, दो लिम्ब्स हैं और दोनों लिम्ब के बीच में एक आउट ग्रोथ दिखता है जिसको हम लोग एम्पुला, तो जो ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, इसका नाम होता है एम्पुला ऑफ वेटर। और इसी एम्पुला पर एक डक्ट आकर के खुल रही है, एक डक्ट है, इसको हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये डक्ट जब आगे जाती है तो एक बाइल डक्ट में चेंज होती है और आगे एक पैंक्रियाटिक डक्ट में चेंज होती है, जिसको कि एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये डिओडिनम के सेंटर में, लिम्ब के मिडिल में, जंक्शन पर एम्पुला है और इस एम्पुला पर सिंगल डक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये ओपन हो रही है बाइल डक्ट में और आगे जा रही है तो पैंक्रियाटिक डक्ट बन रहा है। बाइल डक्ट आगे जा रही है तो आप देखेंगे लीवर का स्ट्रक्चर है। ये लीवर के राइट लोब के लोअर सरफेस पर गाल ब्लेडर होता है और इसी गाल ब्लेडर में बाइल स्टोर होता है। बाइल, BILE, सिंथेसाइज नहीं होता बट स्टोर होता है। गाल ब्लेडर से एक डक्ट निकल रही है, इसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। नाम मैंने किसी का नहीं लिखा है क्योंकि ये एनाटॉमी में आप पढ़े हैं। गाल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है लीवर की हिपैटिक डक्ट के साथ मिल करके। और इसके आगे आप देखिए तो ये एक पैंक्रियाज है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में ये। और ये पैंक्रियाज के अंदर एक पैंक्रियाटिक डक्ट है जो फिर इस बाइल डक्ट के साथ मिलकर के हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बना रही है और ये डक्ट ओपन हो रही है डिओडिनम के अंदर। और यहाँ एक वाल्व होता है, मैं आपको बता दूं, ये स्फिंक्टर होता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए जब ईसोफेगस भी इस स्टमक में खुलेगा तो यहाँ एक कार्डियक वाल्व होगा। और जब ये पाइलोरिक स्टमक, ये वाला पार्ट पाइलोरिक का है, यह पाइलोरिक स्टमक इस डिओडिनम में खुलेगा तो यहाँ भी पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। आप डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कार्डियक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्टमक और डिओडिनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर है और इस डिओडिनम के इस जंक्शन पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। इतना स्ट्रक्चर अगर दिमाग में आ जाता है ना तो फिर फंक्शन समझना आसान हो जाता है। क्या भाई? चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ईसोफेगस से स्टमक में क्या आएगा? तो ईसोफेगस से स्टमक में फूड आएगा। जो फूड आएगा उस फूड का नाम बोलस होगा और स्टमक में जब वो 4 से 5 घंटे तक रुकेगा तो वह काइम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्टमक में जब फूड आता है तो उस फूड का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? तो आप सब लोगों ने पढ़ा है कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है, होगा ना? तो ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक में सीक्रेट होगा जिसमें पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, HCl, ये सब एंजाइम और केमिकल्स होंगे। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। आप याद ये करिए कि जो गैस्ट्रिक जूस इस स्टमक में सीक्रेट होगा, क्या वो अपने आप सीक्रेट होने लगता है? तो प्रश्न है कि नहीं। और यहीं से आपका बिल्कुल शार्प माइंड, अगर आप बिल्कुल 600 के रेस में चल रहे हैं और आपको 700 की रेस तक जाना है, 600 तक की रेस आपकी है, अब 700 तक पहुंचना है, उसके ऊपर जाना है, तो आपको अपनी शार्प माइंड का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा कि स्टमक में फूड के आते ही स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन डायरेक्ट नहीं करती। तो कैसे करती हैं? आंसर यहाँ पर है कि पाइलोरिक स्टमक के द्वारा गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पाइलोरिक स्टमक की म्यूकोसल एपिथेलियम के द्वारा, ये जो पाइलोरिक स्टमक है ना, यहाँ देखिए ना, इस पाइलोरिक स्टमक के अंदर की लाइनिंग म्यूकोसल एपिथेलियम है और यह सीक्रेट करता है गैस्ट्रीन हार्मोन। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जब स्टमक के अंदर जाएगा तो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन फाइनल।
मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के गैस्ट्रिक जूस का स्टिमुलेशन कौन कराएगा? तो आंसर है पाइलोरिक म्यूकोसा की लेयर से निकलने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन सुनिए, जब फूड इस स्टमक में बदलेगा तो उसको काइम कहेंगे, CHYME, ठीक है ना। तो अब वह फूड स्टमक से कहाँ आएगा? डियोडिनम में आएगा, इस रीजन में आएगा। और जरा सोचो आप लोग कि जब फूड स्टमक का इस डियोडिनम में आ जाएगा तो स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब हमारा ये स्टमक एम्प्टी हो जाएगा तो उस समय भी इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता रहे तो उसमें HCl होगा, और HCl की वजह से व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। इसका मतलब कि अगर फूड से स्टमक ट्रांसफर होकर के डियोडिनम में आए तो जरूरी क्या है? तो इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद करना होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर हो जाता है स्टमक में। कैसे हो गया भाई? तो आंसर है कि इस स्टमक का फूड, स्टमक तो खाली है उनका, स्टमक का फूड इधर चला गया तो स्टमक एम्प्टी हो गया, और फिर भी वो एसिड निकल रहा है HCl, तो नेचुरली एसिडिटी काज करेगा। तो आपको सेकेंड स्टेप पर चलना है कि जब स्टमक का फूड डियोडिनम में आ जाएगा तो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकना होगा, और ये काम करता है डियोडिनम। देखिए अब ध्यान से आइए, सेकेंड हम लिख भी देते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया, पहला केस जो हम डिस्कस किए। अब सेकेंड केस पर आ जाइए। सेकेंड क्या है कि स्टमक के एम्प्टी होते ही डियोडिनम का म्यूकोसल इपिथीलियम इंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, इंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन। और यह इंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन आप देखिए ध्यान से, तो डियोडिनम के म्यूकोसल इपिथीलियम से निकल करके स्टमक में जा रहा है और स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद कर दे रहा है, मीन्स निगेटिव। और ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव रिलेशन। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाना हुआ तो गैस्ट्रिन, और रोकना हुआ तो इंटेरोगैस्ट्रोन। बट दोनों सिक्रीट अलग अलग जगह से हो रहे हैं। डियोडिनम से रोकने वाला सिक्रीट हो रहा है और पाइलोरिक म्यूकोसल इपिथीलियम से सिक्रीट कराने वाला रिलीज हो रहा है। ओके, दो क्वेश्चन हो गया। कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक देगा? आंसर है इंटेरोगैस्ट्रोन रोक देगा। अब आइए तीसरी बात करिए। जब डियोडिनम में फूड आ जाएगा, डियोडिनम में फूड आ जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि उस फूड के अंदर प्रेजेंट फैट का इमल्सिफिकेशन कराना है। इसलिए आप तीसरे स्टेप पर आइएगा, थर्ड केस देखिए। तीसरा केस ये है, ये डियोडिनम की म्यूकोसल इपिथीलियम से CCK कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन डियोडिनम से निकलकर सीधे गाल ब्लेडर में जाता है, जिससे कि गाल ब्लेडर से बाइल का सिक्रीशन बढ़ा देता है। मतलब ये प्लस हो गया। ये किसका सिक्रीशन बढ़ाएगा? बाइल का सिक्रीशन। कौन हार्मोन बढ़ाएगा? CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। और जब ये बाइल यहाँ बाइल डक्ट से होता हुआ इस डियोडिनम में आएगा तो उसमें प्रेजेंट बाइल साल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन कर देंगे। क्लियर हुआ? तो तीसरा केस भी आपको समझ में आ गया कि गाल ब्लेडर के बाइल के सिक्रीशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर क्या बोलेंगे? CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। 3 हो गया। चौथे केस पर आइए। अब क्या है, तो इसके अंदर एंजाइम चाहिए। एंजाइम कहाँ से मिलेगा इसको? तो एंजाइम तो पैंक्रियाज देगा, क्योंकि बाइल में तो कोई एंजाइम होता नहीं है। बाइल डू नॉट हैव एंजाइम। तो ये एंजाइम यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर आपको 4, 5 दो चीज़ें देखनी होगी। एक फोर्थ स्टेप आप देखेंगे, चौथा, और एक ये 5वां स्टेप देखेंगे। क्लियर है ना? सबसे पहले इस डियोडिनम की म्यूकोसा से सिक्रिटीन हार्मोन सिक्रीट होता है। एंड स्टूडेंट्स, फॉर योर नॉलेज, सिक्रिटीन वाज द फर्स्ट हार्मोन हु वाज डिस्कवर्ड बाई बेलिस एंड स्टार्लिंग।
हार्मोन की दुनिया में सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम क्या था? सिक्रिटीन। कहां से निकलता है? डियोडिनम से। तो देखिए अब सिक्रिटीन चौथे पा रहे हैं, सिक्रिटीन डियोडिनम की म्यूकोसल इपिथीलियम से निकल करके पैंक्रियाज में जाता है और पैंक्रियाज से म्यूकस, वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाता है। वाटर एंजाइम को नहीं, वाटर, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन किसके प्रेजेंस में होता है? सिक्रिटीन के प्रेजेंस में होता है। तो अब पैंक्रियाज क्या करेगा? वाटर सिक्रीट करने लगेगा, म्यूकस सिक्रीट करने लगेगा, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करने लगेगा, लेकिन अभी भी एंजाइम नहीं आया। तो अब पांचवा हार्मोन काम करेगा जिसका नाम क्या है? पैंक्रियोजाइमिन, पीजेड। सीसी के आप जोड़ना चाहें जोड़ें, ना जोड़ना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा नाम सीसी के पीजेड, कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, बट आप मेन याद रखिएगा पीजेड। यह हार्मोन अब फिर डियोडिनम से निकला, देखिए ध्यान से इसको, पीजेड, और डियोडिनम से पैंक्रियाज में गया तो पैंक्रियाज से एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाया। किसके सिक्रीशन को? एंजाइम के। और ये किसके सिक्रीशन को? वाटर का। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप इस डायग्राम को और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डियोडिनम से निकलने वाला सिक्रिटीन एंजाइम को सिक्रीट नहीं कराता। यह सिक्रिटीन पैंक्रियाटिक जूस में वाटर के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई बात? फिर अगला देखिए, जो पीजेड एंजाइम है यह डियोडिनम से निकलेगा और पैंक्रियाज में जाएगा और इससे क्या सिक्रीट होगा? एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम कौन सिक्रीट कराता है? पीजेड। और वाटर कौन सिक्रीट कराएगा? सिक्रिटीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए, आप डियोडिनम के रीजन में हैं तो आपको डियोडिनम के एक विशेषता याद रहनी चाहिए। क्या भाई? तो इस डियोडिनम के अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये और कहीं नहीं पाई जाएगी, सिर्फ डियोडिनम में पाई जाएगी ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जो ये डियोक्राइनिन हार्मोन है ये डियोडिनम से निकलता है और ब्रूनर्स ग्लैंड, BRUNER अपोस्ट्रोफिस, ब्रूनर्स ग्लैंड पर एक्ट करता है। तो ये हमारा छठवां हार्मोन हो गया, सिक्स्थ हार्मोन हो गया कि डुओक्राइनिन डियोडिनम से निकलेगा और इस डियोडिनम से निकल करके इसी डियोडिनम की ब्रूनर्स ग्लैंड पर काम करेगा, जिससे कि ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी। किसका करेंगे? म्यूकस का। और लास्ट हार्मोन आपको याद रखना है सातवां, वह है इंटेरोक्राइनिन। काइनेज मत याद रखना, क्राइनिन। यह हार्मोन डियोडिनम ही नहीं, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। कहां से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन को स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, जिसको सकस इंटेरिकस भी कहा जाता है। तो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट कौन कराएगा? इंटेरोक्राइनिन कराएगा। एंड दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन। कितना छोटा सा है और बहुत टिपिकल है, लेकिन डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू आप एकदम आसानी से इसको याद कर जाएंगे। एक बार पूरे स्ट्रक्चर को फिर से देख लीजिए आप लोग। एकदम बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है, आराम से एक एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर इसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ क्या चीज है ये। रोल ऑफ GIH, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन इन द डाइजेशन। चलिए मैं छोटा सा लिख भी देता हूं, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला हार्मोन गैस्ट्रीन है ना भाई, क्या है? गैस्ट्रीन। तो ये क्या कर रहा है? तो देखिए ये पाइलोरिक स्टमक से निकल रहा है और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। तो स्टिमुलेट क्या करेगा भाई? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अरे भाई हो गई बात इतनी सी। ये गैस्ट्रिक जूस के
सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा, मतलब पॉजिटिव हो गया ये चीज़। अब सुनिए, स्टमक को खाली करने के बाद गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकना है। अब ये काम कौन करेगा? तो आप देखिए ना, दूसरा हार्मोन है इंटेरोगैस्ट्रोन। इंटेरोगैस्ट्रोन ये क्या कर रहा है भाई? तो इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट मतलब रोक देना। इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। तो सिक्रिटीन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा और ये इंटेरोगैस्ट्रोन जो है इसके सिक्रीशन को रोक देगा। ओके भाई, अगला केस आप देखिए, तीसरा हार्मोन है सीसीके। सीसीके देखिए, ये वाला हार्मोन सीसीके तो डिओडिनम से निकला और गाल ब्लेडर के ऊपर एक्ट करेगा, जिससे कि गाल ब्लेडर बाइल की सिक्रीशन करेगा। तो ये स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गाल ब्लेडर। और गाल ब्लेडर से क्या सिक्रीट होता है ये तो आपको पता ही होगा कि बाइल सिक्रीट होता है, तो मैं लिख देता हूं बाइल। ओके, इतना हो गया, सीसी के तीसरा भी समझ लिया। चौथा पांचवा क्या था? सिक्रिटीन और पीजेड। तो आइए मैं लिख देता हूं सिक्रिटीन, जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये पहला हार्मोन होगा। स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगा? तो पैंक्रियाज को। स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू सिक्रीट क्या भाई? वाटर, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ये वाटर के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, एंजाइम को नहीं। एंजाइम के लिए कौन सा है? पीजेड। तो अगला हार्मोन कौन सा होगा भाई? तो आंसर है पीजेड होगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो स्टिमुलेट पैंक्रियाज। फिर वही बात आई, स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू सिक्रीट एंजाइम्स। अरे भाई किसको? एंजाइम को। देखिए ना, एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ा ले गया। तो ऐसे आपने 1 2 3 4 5 याद कर लिया कि कैसे सीसीके से बाइल निकलेगा, सिक्रिटीन से वाटर निकलेगा और पीजेड से एंजाइम निकलेगा। अब बात कुछ और रह जाती है, जैसे देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर इसके बाद से तब हम इसको मिटा देते हैं। हम लोगों ने पीजेड तक बात कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है भाई? तो डुओक्राइनिन और इंटेरोकाइनेस। तो डुओक्राइनिन देखिए, DUOCRININE डुओक्राइनिन। और हमने बोला था कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड पर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? तो टू सिक्रीट म्यूकस। टू सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट कराएगा। और लास्ट क्या बचता है हमारे पास? इंटेरोक्राइनिन। कंफ्यूजन मत करिएगा, इंटेरोकाइनेज मत समझ बैठना, इंटेरोक्राइनिन है। तो अगला है इंटेरोक्राइनिन। इंटेरोक्राइनिन, और हमने बोला था कि ये पूरे इंटेस्टाइन पर काम करेगा, एक्ट ऑन होल, होल मतलब पूरा, होल स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लिमिटेड मत करिएगा, इंटेस्टाइन टू इंटेस्टाइन। और स्पेशली क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन। किसको? क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन। टू सिक्रीट, किसको सिक्रीट कराना होगा? टू सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अरे भाई देखिए कितना सिंपल में मैंने सब इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी इजीली आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट्स,
इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को हमें और भी समझना है कि जो ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये डाइजेशन, इस डाइजेशन की प्रोसेस का रेगुलेशन कैसे होता है। प्रश्न ये है कि ये पूरा जो डाइजेशन की प्रोसेस है ह्यूमन की, हाउ दिस डाइजेशन इज रेगुलेटेड। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। इसका रेगुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होगा, डाइजेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ह्यूमन में डाइजेशन का रेगुलेशन दो तरह से होता है। एक होता है हार्मोनल रेगुलेशन और एक होता है न्यूरल रेगुलेशन। अब हार्मोनल रेगुलेशन क्या है ये तो आप लोग पढ़ ही चुके, आ गई बात ना, कि इसके लिए गैस्ट्रीन हार्मोन, इंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन, सीसीके हार्मोन, सिक्रिटीन हार्मोन, पीजेड हार्मोन, डुओक्राइनिन हार्मोन और इंटेरोक्राइनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ लिए। अब बात उठती है न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम इस डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कैसे कंट्रोल करेगा। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, जब कभी भी हम साइट मतलब देखना, स्मेल या फिर आप लिख सकते हैं फूड, हम देख लें या स्मेल आ जाए, या फूड इन ओरल कैविटी, जो हमारा बक्कल कैविटी है ना, इसमें यदि फूड रहेगा तो देन दिस न्यूरल सिग्नल सिक्रीट सलाइवा। देखिए ना कितना सिंपल आया। यदि हम भोजन को देख लें या भोजन का स्मेल हमारे पास आ जाए या हमारे बक्कल कैविटी में फूड आ जाए तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर न्यूरल सिग्नल के द्वारा सलाइवा का सिक्रीशन हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन। इसके बाद देखिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। गैस्ट्रिक और मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन का जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाई, स्टिमुलेटेड, ये भी स्टिमुलेटेड होगा, स्टिमुलेटेड बाई क्या भाई, तो आंसर है न्यूरल सिग्नल। नर्वस सिस्टम हमारा सिग्नल भेजेगा कि भाई भोजन अब माउथ कैविटी से स्टमक में जा रहा है तो स्टमक का सिक्रीशन बढ़ने लगेगा। फिर ब्रेन सिग्नल भेजेगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन को कि अब स्टमक से फूड तुम्हारे पास जा रहा है तो इसका सिक्रीशन बढ़ने लगेगा। सारा खेल कौन खेल रहा है, ये ब्रेन खेल रहा है, न्यूरल सिग्नल्स खेल रहे हैं। अच्छा और आइए, इसके बाद से जो डिफिकेशन होगा मतलब रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना उसको शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि न्यूरल रिफ्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नर्वस सिस्टम एक रिफ्लेक्स एक्शन को क्रिएट करता है जिससे कि हमें अर्ज या डिजायर ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड का फीलिंग होती है और अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें छोटा सा एकदम बिल्कुल कुछ मिनटों का ये लेक्चर है और इसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्टेड हमने कर दिया है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार बस इसको देख लेना है, बिना नोट्स बनाए ये आपको याद हो जाएगा। ओके, और आपको मेहनत तो करनी है क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। ओके स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। माई सेल्फ डॉक्टर एस के सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ. सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल बाय.